बच्चों, आज हम पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानना कि पावर फैक्टर कम होने का विभिन्न इक्विपमेंट्स पे, विभिन्न मशीनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम ये अध्ययन कर पाएंगे तब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि पावर फैक्टर कितनी ख़राब चीज़ है और पावर फैक्टर का ख़राब होना या पुअर होना कितना ख़राब होता है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमेशा रहती है। इनफैक्ट ये है कि पुअर पावर फैक्टर से या पावर फैक्टर कम होने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिकल के सभी इक्विपमेंट, चाहे प्राइम मूवर्स हों, चाहे अल्टरनेटर्स हों, ट्रांसमिशन लाइन्स हों, ट्रांसफॉर्मर्स हों, इंडक्शन मोटर्स हों, सभी प्रभावित होते हैं। तो हम एक एक करके विभिन्न मशीनों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अल्टरनेटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या प्रत्यावर्तक के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, इफ़ेक्ट ऑन अल्टरनेटर। आप जानते हैं कि अल्टरनेटर की कैपेसिटी केवीए या एमवीए में दी जाती है। ये कितना किलोवाट लोड ले सकता है ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि पावर फैक्टर, उससे कनेक्टेड लोड का पावर फैक्टर क्या है। अगर लोड का पावर फैक्टर कम है तो स्वाभाविक रूप से ये कम लोड ले पाएगा। अगर इसका पावर फैक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा लोड ले पाएगा। हम जानते हैं कि cos phi इज इक्वल टू किलोवाट अपॉन केवीए। जो हमने ये सूत्र पढ़ा था कि किलोवाट अपॉन केवीए या रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर या टोटल पावर, जो वाटफुल पावर है उसमें यदि टोटल पावर का भाग दे दें तो cos phi आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू cos phi, केवीए इंटू cos phi। तो अगर पावर फैक्टर लो होगा तो किलोवाट की रेटिंग इसकी घट जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है और उसके अंदर पावर फैक्टर कम है, मान लीजिए कि एक अल्टरनेटर है, इसके अंदर पावर फैक्टर 1 है, तो और वो 100 केवीए का अल्टरनेटर है, तो वो 100 किलोवाट शक्ति को सप्लाई दे सकता है। वहीं पे अगर मान लीजिए उसका पावर फैक्टर 0.6 ही है, तो ऐसी स्थिति में वो मात्र 0.6 इंटू 100 यानी 60 किलोवाट तक को ही सप्लाई दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किलोवाट, ये पावर फैक्टर का किलोवाट रेटिंग के ऊपर पड़ता है। यानी पावर फैक्टर जिस प्रोपोर्शन में कम हो जाता है उसी प्रोपोर्शन में उसकी किलोवाट क्षमता जो है बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। अब मान लीजिए आपको उतना ही किलोवाट का सप्लाई देनी है, क्योंकि किलोवाट तो फिक्स होता है कि कितने लोड को अल्टरनेटर के द्वारा सप्लाई दी जानी है। तो पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव्ड है, अच्छा है, 1 के आसपास ही है, तो ऐसी स्थिति में तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पावर फैक्टर पुअर हो गया तो उस स्थिति में उससे बड़े अल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे बड़े अल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बड़ा अल्टरनेटर होगा तो उससे एक्साइटेशन वोल्टेज जो देना पड़ेगा वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसमें भी करंट का मान बढ़ जाएगा। अब करंट का मान बढ़ जाने से उसके अंदर कॉपर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, तो इससे जो अल्टरनेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। तो पावर फैक्टर पुअर होते ही इस पर दो प्रभाव पड़े। एक तो वो जो अल्टरनेटर था वो कम लोड को ही सप्लाई दे पा रहा है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इसमें कॉपर लॉसेस बढ़ जाने से इसकी इफ़िशियंसी भी कम हो गई। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई सिंगल फेस का अल्टरनेटर है
और वो 400 वोल्ट पर 800 एम्पियर धारा दे रहे हैं। तो इसकी हम रेटिंग निकालेंगे। तो रेटिंग आसान है, केवीए रेटिंग निकालनी है तो 800 इंटू 400, 800 इंटू 400, तो ये हो गया 320 किलोवाट। इसको 1000 से भाग दे देंगे तो किलोवाट में रेटिंग आ जाएगी। तो 800 इंटू 400 अपॉन 1000, तो इससे 320 केवीए इसकी रेटिंग आ गई। अब अगर इसका पावर फैक्टर 1 है तो ऐसी स्थिति में तो अगर इसका पावर फैक्टर 1 है तो ऐसी स्थिति में 320 किलोवाट के लोड को ये सप्लाई देने में सक्षम है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका पावर फैक्टर 0.5 ही रह गया तो ऐसी स्थिति में 320 नहीं 160 किलोवाट को ही शक्ति दे पाएगा और हमारे पर्पस ही डिफीट हो जाएंगे। तो अल्टरनेटर के ऊपर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और जब भी हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो पावर फैक्टर को मेंटेन करना ज़रूरी होता है हर एक स्थिति के लिए। अभी हम आगे दूसरी मशीन्स के बारे में या ट्रांसमिशन लाइन्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार की स्थितियां आती हैं। तो सबसे पहला अभी हमने शुरुआत जहाँ से होती है बिजली बनाने की, अल्टरनेटर, उसका अध्ययन किया। तो उसमें इसके बहुत ही दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन्स या संचरण लाइन, और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन्स की कैपेसिटी भी फिक्स होती है, ये भी एमवीए या केवीए में दी जाती है। अब अगर पावर फैक्टर कम होगा तो सेम एमवीए या केवीए देने के लिए आपके उस लाइन के अंदर करंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि P = VI cos phi। अब इसमें I का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P/V cos phi। अब जैसे पावर फैक्टर अगर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब I का मान बढ़ता जा रहा है, तो करंट जो है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे बहुत सारे नुकसान होंगे। जैसे करंट का मान अगर ज़्यादा हो गया तो कंडक्टर का साइज़ जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। जो भी हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन्स हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हो, उनके अंदर कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने से कंडक्टर भारी हो जाएंगे, भारी होने से उसके जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी मजबूत लगाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्रॉस आर्म्स का खर्चा भी बढ़ जाएगा, इंसुलेटर्स का खर्चा भी बढ़ जाएगा। यानी पावर फैक्टर सिर्फ कम हुआ तो उससे ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल कॉस्ट ही बढ़ गई। यानी उसमें सभी प्रकार के खर्चे, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हैं या उसके क्रॉस आर्म्स हैं या उसमें इंसुलेटर्स हैं, सभी के खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर का ओवरऑल साइज़ ही बढ़ गया। एक और नुकसान होता है कि जब साइज़ बढ़ जाता है तो सैग बढ़ जाता है। सैग क्या होता है, इसमें झोल होता है। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होगी तो वो एकदम ज़मीन के समानांतर नहीं होती। आप कोई भी रस्सी बांधेंगे तो आप देखेंगे कि जो रस्सी बीच में थोड़ी सी झूलती हुई होती है, एकदम जीरो, इसी को सैग कहते हैं। ये झोल जो होता है इसी को सैग कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सैग जीरो हो जाए, यानी बिल्कुल ज़मीन के समानांतर हम रस्सी, उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स में भी हम कितना भी तनाव कर दें, लेकिन उसके जो मध्य का हिस्सा है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है और किनारे का हिस्सा ज़मीन की तुलना में जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इसके कारण एक कूप की सी स्थिति, एक इस तरह से जो है आप देखते हैं कि इस तरीके की स्थिति बन जाती है, जिससे कि
किनारे जो हैं उसके ऊंचे हो जाएंगे और मध्य का हिस्सा नीचे हो जाएगा। अब ये सैग का मान जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सैग का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन ये सैग एक सर्टेन लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत नीचा झूलने लगेगा तार तो उससे तो दुर्घटनाएं होने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर्स हम लगा रहे हैं, जो पोल्स हम लगा रहे हैं, उनके बीच की दूरी, उनका जो स्पान है उस स्पान को कम करना पड़ेगा। तो स्पान कम करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे। पहले तो उनका साइज़ बढ़ रहा था, लेकिन उससे उसका एक इफेक्ट और होगा कि उन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चर्स के साथ साथ क्रॉस आर्म्स की संख्या बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ इंसुलेटर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उसका वेट, जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये दोनों के लिए लागू हैं कि ट्रांसमिशन करें या डिस्ट्रीब्यूशन करें, लाइंस तो एक ही तरह की होती हैं। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स, क्रॉस आर्म्स और इंसुलेटर, इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें अब स्पान कम करना पड़ रहा है। उसका जो खंबे हैं उनको पास पास लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें अब सैग जो है हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते। और भी इसके साथ साथ और ये नुकसान होते हैं। ये तो चलिए इनिशियल कॉस्ट हो गई, लेकिन इसमें लगातार नुकसान होते रहते हैं। जैसे पावर फैक्टर अगर कम हुआ तो ये तो हमने देखा कि करंट का मान बढ़ जाता है और उससे कंडक्टर हमें मोटा लेना पड़ेगा, और वो सब तो हमने अध्ययन कर लिया। लेकिन जब करंट का मान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो उस पर है वो होगा V बराबर I इंटू जेड। तो जैसे जैसे I का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा कि इससे ट्रांसमिशन लाइन का रेगुलेशन पुअर होता जाएगा। अब रेगुलेशन पुअर होने से हमें क्या करना पड़ेगा कि चूँकि हमें रिसीविंग एंड के ऊपर पूरा वोल्टेज देना है तो हमें सेंडिंग एंड का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इससे जो हम लाइन होंगी उन लाइन की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि किसी लाइन का रेगुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, रेगुलेशन भी पुअर होता जा रहा है। और आपको पता होगा कि कोई भी लाइन, चाहे HT लाइन हो, LT लाइन हो, उसमें रेगुलेशन सही होना, सही मतलब एक सर्टेन लिमिट में होना, 3%, 5% एक लिमिट में होना ज़रूरी होता है। तो रेगुलेशन पुअर हो गया। एक नुकसान इससे और होता है कि जैसे मान लीजिए करंट का मान बढ़ता जा रहा है तो इससे उसमें होने वाले जो लॉसेज हैं, यानी I²R, इसमें बहने वाली अगर धारा का मान बढ़ेगा तो I²R जो कॉपर लॉसेज हैं तो कॉपर लॉसेज भी बढ़ते जाएंगे। उनके बढ़ने से इसमें इनके कॉपर लॉसेज बढ़ने से जो लॉसेज अगर बढ़ रहे हैं तो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, यानी लाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी पर भी पावर फैक्टर सीधा असर डालता है। क्योंकि पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो लाइन में धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी तो इसके अंदर लॉसेज भी बढ़ जाएंगे। लॉसेज बढ़ने से इसकी इफ़िशियंसी जो है पुअर हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए पावर फैक्टर पुअर होता है तो इसके दोहरे नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमें शुरू में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके सैग को कंट्रोल करने के लिए खंभों को पास पास लगाना पड़ेगा, खंभों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी तरीके से कंडक्टर मोटा रखने के लिए क्रॉस आर्म्स मजबूत रखनी पड़ेगी, खंभों को मजबूत रखना पड़ेगा, इंसुलेटर्स को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब पावर फैक्टर कम होगा, करंट का मान बढ़ेगा तो उससे उसका रेगुलेशन पुअर होता जाएगा और उसके साथ साथ इसके लॉसेज भी बढ़ते जाएंगे। लॉसेज बढ़ने से इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी पुअर होती जाएगी। तो आपने देखा कि ये जो पावर फैक्टर है ये हर इक्विपमेंट के ऊपर,
अभी तो हमने 2 ही इक्विपमेंट का अध्ययन किया है, अल्टरनेटर फिर ट्रांसमिशन लाइन्स। आगे भी हम कुछ और इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं, प्राइम मूवर्स हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे, मोटर्स का अध्ययन करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे पावर फैक्टर इसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो बाकी के इक्विपमेंट्स के बारे में अगला वीडियो डालेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।